जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आइए हमारी तैयारी डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गया था, कुछ टॉपिक अधूरा था। तो उसमें हमने पार्ट 1 बनाया था वीडियो। अब ये जो है पार्ट 2 बनेगा। तो इसमें कुछ जो टॉपिक रह गया उसी को देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक कहाँ तक हो गया था? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया था और इसके द्वारा दिशा वगैरह भी हमने पढ़ ली थी। परिनालिका के बाहर कैसी दिशा होती है और अंदर कैसी दिशा होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये डायग्राम बन गया था। तो नेक्स्ट स्लाइड है, आगे आपको पढ़ना था। आगे हमें पढ़ना है कि विद्युत चुंबक क्या होता है और विद्युत चुंबक के गुण क्या होते हैं, ये हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विद्युत चुंबक क्या होता है और विद्युत चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कि विद्युत चुंबक को क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं। चलो, तो विद्युत चुंबक क्या होता है समझ लीजिए। परिनालिका के भीतर, भाई हमने चुंबक की तो परिभाषा बहुत पहले पढ़ ली थी। अब थोड़ा सा विद्युत, बेटा शांत रहो। तो हमने चुंबक की परिभाषा तो पहले पढ़ ली थी। अब हमें पढ़ना क्या था? विद्युत चुंबक पढ़ना था। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, जब हम परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कहाँ करते हैं? किसी चुंबकीय पदार्थ के द्वारा किया जाता है। जैसे कौन कौन सा हो सकता है? जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, चुंबक बनाने में किया जा सकता है। और कहाँ? परिनालिका के भीतर एक चुंबक रखना है, नर्म लोहे जो चुंबक एक प्रकार का होता है, तो उसके भीतर हम रख सकते हैं, जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उपयोग होगा। ठीक है, चलो, इस प्रकार बने चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहेंगे। जैसे परिनालिका के भीतर, जैसे कोई आपको परिनालिका दी गई है, जस्ट जैसे ये परिनालिका आप देख सकते हैं, ये परिनालिका देख सकते हैं। यदि इसके भीतर देखो, यहाँ पे दिखाया गया है कि परिनालिका के भीतर ये क्या रखा हुआ है? ये चुंबक रखा हुआ है। यहाँ पर भी ऐसे चुंबक है, इसमें भी परिनालिका के भीतर चुंबक रखा हुआ है, NS। ठीक है, तो परिनालिका के भीतर यदि चुंबक रख दिया जाता है तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। वही चुंबक को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद विद्युत चुंबक के जो गुण होते हैं, क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं। ये अस्थायी चुंबक होता है। ये क्या होता है? स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है इसका। इसकी शक्ति जो है बदली जा सकती है, यानी शक्ति, इसका जो पावर है चुंबक का, तो बदला जा सकता है। भाई जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र जितना उत्पन्न होगा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये सब करेंगे, तो जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना चुंबकत्व भी अधिक होगा। तो यानी ये परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, बदली जा सकती है, इसकी पावर बदली जा, ध्रुवता बदली जा सकती है इसकी। और प्राय अधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं ये जो होते हैं चुंबक, तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। चलो, इसके हमने गुण भी पढ़ लिया, हमने इसकी परिभाषा भी पढ़ ली। डायग्राम देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये जो कौन सा चुंबक है, ये भाई एक चुंबक ये हो गया और एक चुंबक का टुकड़ा ये भी है। तो जब ये नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलाया जाता है, यानी कोई भी चुंबक हो उसके असमान ध्रुवों को मिलाया जाता है, तो वो क्या करता है? अपने आप को, यानी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर साउथ पोल है इसका और इसका नॉर्थ पोल है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों को मिलाएंगे तो क्या होंगे? एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि यही बात यहाँ पर बताई गई है, यदि दोनों नॉर्थ हो जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं। ठीक है, यदि साउथ होंगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। जब असमान होते हैं ध्रुव, तभी जाके एक दूसरे को अट्रैक्शन आता है। फिर इसके बाद चलो अगली स्लाइड में देखिए जाए भाई। अब हमने देखो अस्थायी चुंबक तो पढ़ लिया, जो परिनालिका के भीतर होता है। क्या होता है?
परिनालिका के भीतर होता है अस्थायी चुंबक होता है। बेटा शांत रहो, काहे नहीं शांत है, शांत बैठो, ठीक है। चलो तो देखिए क्या है भाई, हमने क्या पढ़ा इसमें कि हमने ये पढ़ लिया कि अस्थायी चुंबक क्या होता है। अस्थायी चुंबक तो हमने परिनालिका के भीतर पढ़ा कि जो भी चुंबक परिनालिका के भीतर रखा जाता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि उसकी शक्ति जो है, उसकी ध्रुवता जो है क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, स्थायी चुंबक पढ़ना है। तो स्थायी चुंबक के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थायी चुंबक क्या होता है, आसानी से इनका चुंबकत्व जो होता है समाप्त नहीं होता, जबकि उनका आसानी से चुंबकत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इनका आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं होते, ये स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। और वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, तो उनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। पर इनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, शक्ति निश्चित होती है। इनकी शक्ति जो होती है निश्चित होती है और इनकी ध्रुवता भी बदली नहीं जा सकती, जबकि उनकी ध्रुवता क्या होती है, बदली जा सकती है। ये प्राय कमजोर होते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है, पर स्थायी होते हैं। अब इनके भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल क्या होता है, ये बल जान लेते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें कोई ना कोई विद्युत बल यानी चुंबकीय बल लगा है, तो बल क्या होता है चालक। बेटा शांत रहो, वीडियो बन रही है, आपको पता नहीं क्या, क्लास चल रही, शांत रहो। तो ध्यान दीजिए कि हमने क्या पढ़ लिया, हमको क्या पढ़ना है, चुंबकीय बल के बारे में पढ़ना है कि किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल क्या होता है, ठीक है। तो बल पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है, कोई बैटरी ली गई है, ये क्या है, ये कोई बैटरी ली गई है, ये क्या है, एक स्विच यानी बटन लगाई गई है। इसके बाद ये एक स्टैंड लगाया गया है और उसी स्टैंड में आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये एक परिनालिका है। ये क्या, एक परिनालिका है जो एक तार द्वारा देखो, तार से करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसमें एक ये क्या है, एक चुंबक, ये चुंबक रखा हुआ है जिसे आप नाल चुंबक भी कहते हैं। इस प्रकार के चुंबक को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के चुंबक को नाल चुंबक कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक एबी क्या है, चुंबक लटकाया हुआ है। क्या लटकाया हुआ है, एक लोहे का नर लटकाया हुआ है। तो अब इसमें देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे इसमें उत्पन्न होता है, ठीक है, और चुंबकीय बल कैसे कार्य करता है, वही देखना है। तो देखो लिखा क्या है इसमें, आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। यानी जो चुंबक होता है तो विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण और समान परंतु दिशा में विपरीत होता है। परिमाण तो समान होता है पर विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। ये उसने बताया, किसने बताया, आंद्रे मेरी ने बताया। आंद्रे मेरी एम्पियर थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है। चालक में विस्थापन कब अधिकतम होता है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, काहे की दिशा, विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब विद्युत उसमें क्या होता है, चालक में विस्थापन क्या होता है, उस समय विस्थापन उस समय काफी अधिक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। जैसे विद्युत धारा की दिशा बदल देंगे तो बल की भी दिशा बदल जाएगी। फिर इसके बाद इसमें जो होता है, जो F बराबर फार्मूला आता है, इसमें फार्मूला आता है F बराबर होता है I इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। ये फार्मूला आता है। F बराबर होता है IPL इंटू साइन थीटा होता है। भाई देखो लंबवत की बात की, इसीलिए साइन थीटा लिया गया। ऐसे कोई लंबवत है, यहाँ पे आपको एक थीटा लेना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो बताया ही गया है, जो क्या है, लंबवत रखा गया है, लंबवत है कि नहीं, स्टैंड भी रखा गया तो लंबवत रखा गया है, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाता है। और इसमें I धारा प्रवाहित होती है, B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और L क्या है, चालक की लंबाई। तो लिख लेते हैं जहां I क्या है, धारा है। I क्या दोस्तों, धारा है, जबकि L क्या है, चालक की लंबाई। L क्या है,
चालक की लंबाई है, और बी क्या है, कैपिटल बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और साइन थीटा क्या है, कोण की ज्या, साइन थीटा क्या, कोण की ज्या, या इसको कोज्या भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इससे आपको चुंबकीय बल निकाला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के क्या है, बाएं हाथ का नियम है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको हेडिंग में लिखा हुआ कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें पढ़ना है, और ये आपको डायग्राम बना लेना, ऐसे हाथ कर लेना, ऐसे बनाना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है ये बता दिया जाएगा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, ये डायग्राम जरूर बना लेना, इस डायग्राम को बना लेना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगूठा चालक की में गति की दिशा, अच्छा अंगूठा क्या हो, चालक में गति की दिशा या बल की दिशा को संकेत करे, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलते हैं। देखो, अपने बाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाइए। क्या करना है, फ्लेमिंग के बाएं नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाइए कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों आपस में क्या लंबवत हो, तीनों आपस में क्या हो, लंबवत हो। जिसमें जो तर्जनी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो मध्यमा है तो मध्यमा धारा की दिशा, और जो अंगूठा है तो अंगूठा क्या गति की दिशा या बल की दिशा को प्रदर्शित करे या संकेत करे, तो उसे बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख लेना। तो आपने लिख लिया, ये चित्र भी बना लेना है और लिख लेना है। इसके बाद आप जानते होंगे कि MRI क्या होता है। MRI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। तो यह एक विशेष तकनीक है जिससे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो, आपने सीटी स्कैन पढ़ा होगा, एक्सरा पढ़ा होगा, अल्ट्रासाउंड पढ़ा होगा, उसी का पार्ट होता है MRI। क्या होता है, MRI होता है। भाई देखो, यदि सीटी स्कैन यदि आप कराएंगे, क्या सीटी स्कैन यदि आप कराते हैं, क्या कराते हैं, यदि आप सीटी स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन केवल काहे का होता है, केवल एक प्रकार से सिर का होता है। आप जानते हैं, जब सीटी स्कैन कराएंगे तो केवल सिर का कराएंगे। फिर इसके बाद यदि एक्सरा कराएंगे तो क्या होता है, आप जानते हैं, यदि एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे क्या होते हैं, यदि एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे आपके जो फेफड़ों में जो पसलियां होती है उनका होता है। क्या होता है, जो यहाँ पे फिर ये छाती में जो पसलियां होती हैं उनका एक्सरा होता है। ठीक है, तो आप जान गए क्या होते हैं पसलियां। फिर इसके बाद यदि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, क्या कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा होता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो पूरा पेट का होता है। काहे का होता है, पूरा पेट का होता है। अब ये भी ध्यान देना है, यदि आप एक्सरा कराएंगे तो आप एक्सरा का कहाँ का करा रहे हैं। भाई पैर का भी होता है, मान लीजिए पैर की हड्डी डिसबैलेंस है तो वहां का भी होता है, हाथ का भी होता है, जहां का आप कराना चाहेंगे वहीं का होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं।
ये क्या होते हैं, सभी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट का कराया जा सकता है। जबकि एमआरआई क्या होता है, जो एमआरआई होता है ये पूरे शरीर का प्रतिबिंबन करता है। जो भीतरी अंग होते हैं, शरीर के जितने भी भीतरी अंग होते हैं सभी का क्या करता है, प्रतिबिंबन करता है। सभी का क्या करता है, एक प्रकार से एक्सरे का हो चाहे अल्ट्रासाउंड का हो, यानी सभी जो शरीर के भीतरी अंग है उन्हीं को पता चल जाता है कि किसमें क्या कमियां है। ठीक है, तो एमआरआई आपको समझ में आ गया। चलो अगला है विद्युत मोटर क्या होता है। चलो भाई जान लेते हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर देखिए एक बड़ा चैप्टर, बड़ा थोड़ा सा हेडिंग है और इसका सिद्धांत ही होता है, कार्य होता है, कार्य विधि होता है, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनके बारे में भी जानना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग जो है यहाँ पहले आप आसानी से, पहले आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है, फिर उस चित्र के बारे में आपको सब लिखना है। ठीक है, उसकी कार्य विधि, सिद्धांत, जो उसके पार्ट होंगे उनको भी लिखना है। तो आप सभी लोग क्या करना है, पहले ये मोटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्त, घूर्णन मतलब घूमने वाली, जो विद्युत मोटर है एक ऐसी युक्ति है या उपकरण है जो घूमने वाली होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को काहे में बदलती है, रूपांतरित ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों यानी जो आप फ्रिज बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रकों यानी विद्युत के जो बहुत सारे होते हैं पॉइंट, उसमें किया जाता है। ठीक है, तो आपने जान लिया कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये हो गया। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग भाई देखो सभी लोग पंखों में तो करते हैं, पंखों में विद्युत मोटर होती है। पानी भरने में भी किया जाता है भाई, पानी भरने के देखो कई प्रकार से होती है ना, जो मोटर होती है विद्युत, उससे समरसेबुल में आप जानते हैं वो भी होती है, जो बोर जिससे चलता है उसमें भी मोटर होती है। ठीक है, और क्या है, जो फ्रिज होती है उसमें भी मोटर होती है, रेफ्रिजरेटर जिसे कहा जाता है। और एक क्या होता है, एक आप जानते होंगे क्या इसको, वॉशिंग मशीन में भी यही होती है। तो इस तरह के बहुत सारे उपकरण होते हैं जिसमें मोटर होती है, विद्युत मोटर, और वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को भाई, उसको यदि विद्युत दिया गया तो वो यांत्रिक कुछ न कुछ करके दिखाएगी, कुछ न कुछ काम करके। जैसे आपने समरसेबुल डाला और उसमें मोटर डाली है, यदि आप उसमें क्या करेंगे, उसको लाइट देंगे, उसको बिजली करंट देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको पानी निकाल के देगी। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे आपने आटा चक्की तो देखा होगा, उसमें भी मोटर लगी होती है। यदि आप उसमें आटा डालेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, गेहूं डालेंगे तो आपको कुछ न कुछ काम करके देगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल के देगी। ठीक है, तो यानी आपको विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत मोटर होती है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम है। उपयोग भी इसका पढ़ लिया कहाँ पे होता है। अब आपको इसका डायग्राम बना लेना है, ये जो एन है और एस है, तो एन एस क्या है, एक चुंबक है। फिर इसके बाद ये जो एबीसी लिखी हुई है ये क्या है, एक कुंडली, क्या है ये, एक प्रकार की कॉइल है। जैसे पंखा होता है तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट, एक चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है, जिसको आपने क्या जाना है, आपने आर्मेचर के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं, आर्मेचर के नाम से जानते हैं। तो ये एक आर्मेचर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका कार्य भी बताएंगे। फिर जो ये लगा हुआ तो धुरी आप जानते हैं ना, जैसे भाई पंखा लगाओ तो उससे पंखी लगाने के लिए एक धुरी निकलती है, तो वो धुरी होती है। अब इसी धुरी में क्या होते हैं भाई, पंखियों को कसने के लिए बहुत सारे, टाइट करने के लिए स्क्रू लगा होता है, ब्रश लगा होता है, ये सारे लगे होते हैं। इसके बाद इसी में जो कॉइल होती है, जो अंदर कॉइल होती है, जो कुंडली होती है, इसी में भाई जैसे पंखे की मोटर भर जाती है तो आप भराने के लिए देते हैं कि नहीं देते, आप भराने के लिए देते तो जो तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेटे जाते हैं उसी को कॉइल कहा जाता है। तो उसी कॉइल में कहीं ना कहीं से आपको करंट देना पड़ता है, दो तार लगाना पड़ता है, किसी विद्युत से या कोई बैटरी से, पंखा कोई बैटरी से आप उसको जब करंट देंगे तभी तो चलेगी मोटर। तो यही सब दो तार उसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको चित्र बना लेना बढ़िया सा, चाहे ये वाला चित्र बना लीजिए चाहे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि मोटर किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आपको चित्र बना लेना, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है।
चलो इसका थोड़ा सा सिद्धांत जान जाते हैं। यहाँ पर भी मोटर ही दिखाई गई है, तो आपको एक चित्र बना लेना, सिद्धांत थोड़ा सा जान जाते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। ये जो विद्युत मोटर है तो क्या है का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। जब किसी विद्युत धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, हमने जो बताया ना कि कुंडली आयताकार है, इसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक इधर भी है चुंबक इधर भी है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित क्या होता है, आरोपित हो जाता है, आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होने लगता है। जो कुंडली होती है तो कुंडली क्या करती है, घूमने लगती है, धुरी भी साथ में घूमने लगेगी, भाई उसके साथ जुड़ी है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होता है, बदल जाती है। जैसे आप इसको कुंडली को बनाएंगे, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा दोनों तरफ, तो क्या करना है, इसको जैसे ही आप करंट देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगी, घूमने लगेगी। तो जब घूमने लगेगी, मोटर घूमने लगेगी तो आपको हवा मिलने लगी पंखा से, ठीक है। तो क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। फिर आगे भाई संरचना तो हमने देखो चित्र बना ही लिया है, अब उसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या उसमें होता है। तो विद्युत मोटर की संरचना कैसे करते हैं, क्या क्या लगता है बनाने में। तो सबसे पहले बात आती है आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है, विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की, विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की आयताकार कुंडली एबीसी एक नर्म लोहे के क्रोड पर लपेटी जाती है, उसे आर्मेचर कहते हैं। भाई देखो सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे आप छत वाला ही पंखा भरवाने के लिए दी, तो क्या उसमें गोल गोल ऐसे इस प्रकार का, इतना गोल तो ऐसे रहता है, पर थोड़ा थोड़ा ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे इस प्रकार से खाने बहुत सारे बने रहते हैं, इस तरह बने रहते हैं क्या भाई, सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने इस प्रकार से देखा होगा, इसमें खाने बने रहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, ये नर्म लोहे का होता है, काय का होता है, नर्म लोहे का होता है। इसमें जो है तांबे के तार, जो तांबे के तार होते हैं विद्युत रोधी होते हैं, उसमें भाई करंट बाहर नहीं लगता, उसमें करंट बाहर नहीं रहता, उसमें जो है कोई ना कोई, जैसे तांबे के तार है तो उसके अंदर करंट रहता है, ठीक है। तो उसी को क्या करते हैं, विद्युत रोधी होता है तांबे का तार, तो उसी को लगा देते हैं, लपेट देते हैं, और जितना फेरा लगाएंगे, जितना अधिक फेरा लगाएंगे तांबे का, उतने ज्यादा पंखा तेज चलेगा, ठीक है। ये भी एक खासियत है। चलो तो क्या करते हैं, विद्युत रोधी तार एक आयताकार कुंडली एबीसीडी बनाते हैं, जो नर्म लोहा होता है उसके चारों तरफ लपेटी होती है, उसे आर्मेचर कहा जाता है। तो आपने आर्मेचर पढ़ लिया। प्रबल चुंबक क्या होता है भाई, ये जान लेते हैं। यह कुंडली के किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में दोनों ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि भुजाएं ए बी और सी डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। भाई जब रखा जाता है तो कुंडली जो आयताकार है तो उसकी भुजाएं क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, इस प्रकार से रखना। इसी में विभक्त वलय होते हैं, जिन्हें दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है। विभक्त वलय का क्या काम है, कुंडली के दो धातु की बनी विभक्त वलय होती हैं, जिन्हें अर्ध भागों में बांटा जाता है, जिन्हें यानी हमने जो दर्शाया उसमें P और Q से दर्शा दिया है। इस युक्त द्वारा कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदलना या उत्तमित यानी परिवर्तित कर सकते हैं। ये बताया गया है कि इनसे क्या होता है, विद्युत धारा में जो कुंडली में जो विद्युत धारा प्रवाहित करना है उसको आप बदल सकते हैं इधर उधर, ठीक है। फिर इसके बाद आगे अब इसी में ब्रश लगे होते हैं। ब्रश का क्या कार्य है ये भी जान लीजिए। दो स्थिर चालक यानी कार्बन की बनी हुई दो क्या होती, पत्तियां होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं, और ये विभक्त वलय से जुड़ी होती है। विभक्त वलय से जुड़ी ना करके थोड़ा सा स्पर्श कराते हुए रखी होती है, ठीक है। ब्रूस हमेशा विभक्त वलय तथा बैटरी को जोड़कर रखती है। जो विभक्त वलय होती है, जो ये ब्रूस होती है, तो इसी से हम लोग जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं।
बैटरी से यदि जोड़ना है तो विद्युत धारा काहे से जोड़ेंगे, बैटरी से यदि जोड़ेंगे तो किसी तार को जोड़ेंगे, 2 तार लेके और क्या करना, दोनों ब्रश से जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी क्या होती है, बैटरी 2 ब्रशों से, ये बता ही दिया गया है कि बीच संयोजित होती है, ब्रशों से जोड़ना। विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रश में पहुंचती है पहले, और उससे होते हुए कुंडली एबीसी में प्रवेश करती है और फिर इसके बाद घूमना प्रारंभ कर देती है, टर्मिनल वापस हो जाते हैं, यानी उसमें जो फिर वाई तरफ है वो वापस हो जाता है, यानी एक प्रकार का परिपथ जैसा। विद्युत मोटर की कार्य विधि क्या है भाई, ये आपको जान लेना है, थोड़ा सा लिख लेना है। जब कुंडली एबीसीडी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली की दोनों भुजाएं एबीसीडी, एबी तथा सीडी पर चुंबकीय बल आरोपित हो जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की एबी बल उसे अधोमुखी ढकेलने लगता है, जिससे सीडी भुजा उत्तरमुखी यानी ऊपर मुखी हो जाती है, ढकेलने लगती है। दोनों भुजाएं पल बराबर विपरीत दिशाओं में लगते हैं, जो बल लगता है तो बराबर विपरीत दिशा में लगते हैं, जिससे जो कुंडली होती है तो घूमना प्रारंभ हो जाती है। ये बताया गया कि जो कॉइल होती है, कुंडली होती है, मोटर होती है तो घूमना प्रारंभ हो जाती है और उससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। चलो अगला है, अब भाई देखो क्या पढ़ना है, व्यवसायिक कुछ मोटरें। क्या व्यवसायिक का मतलब जो हमारे धंधों में उपयोग होती है, बेचने में उपयोग होती है, तो उन मोटरों का उपयोग कहाँ होता है उनको थोड़ा जानो। जैसे मोटर की शक्ति में वृद्धि का उपाय, स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। कुंडली नर्म लोहे क्रोड पर लपेटी जाती है। नर्म लोहे क्रोड जिस कुंडली में लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों से को मिलाकर आर्मेचर कहा जाता है। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। भाई देखो कहां पर होता है, हृदय में होता है या मस्तिष्क में होता है, कहां पर, हृदय या मस्तिष्क में मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र होता है। चलो अब बात आती है चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है भाई, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। परिभाषा तो लिखी हुई है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। भाई देखो इसमें क्या है, जैसे आपने कोई चालक रखा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। आपने कोई चालक रखा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी और इसके बगल में भी एक चालक रखा हुआ है तो उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अपने आप प्रेरित होती है, तो उसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 में माइकल फैराडे ने किया था इसका अध्ययन। फैराडे की इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो यानी इसमें आपको यही बताया गया है कि जैसे आप कोई एक चालक लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो जो उसके बगल में रखा हुआ चालक होगा उसमें अपने आप विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ये आपको दिखाया ही गया है कि देखो आप यदि यहाँ पर ये क्या है, एक मीटर है जिसमें आपको विद्युत धारा प्रवाहित करना है। ये यहाँ पर कॉइल रखी गई है और एक चुंबक है, तो इसमें जो है धारा अपने आप प्रेरित होने लगती है। यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये कॉइल है, कुंडली जिसे कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भी धारा जैसे प्रवाहित करेंगे और इसमें चुंबक ले जाएंगे तो उसमें अपने आप धारा प्रेरित हो जाएगी। चलिए अगली घटना क्या है भाई, गतिशील चुंबक से विद्युत धारा बनाने के क्रियाकलाप का निष्कर्षण। भाई गतिशील चुंबक क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, भाई जब चुंबक को आप कुंडली की तरफ लाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थित इंगित करता है। भाई आपने ये देखा होगा सभी लोगों ने, जैसे जो विद्युत का कार्य करने वाले होते हैं
जो पंखे वगैरह भरने वाले होते हैं उनके पास एक गैल्वेनोमीटर होता है। क्या आपने देखा है? गैल्वेनोमीटर इस प्रकार का बना होता है। किस प्रकार का? भाई इस प्रकार का वो लिए होते हैं कि नहीं, गैल्वेनोमीटर इस प्रकार का लिए होते हैं। और गैल्वेनोमीटर से क्या उसमें दो क्या पिन लगी होती है और दो पिन बाहर निकली होती है, जिनको क्या करते हैं, बाहर किसी विद्युत उपकरण पर टच कराते हैं। तो जैसे ही टच कराएंगे तो जो उसकी सुई होती है गैल्वेनोमीटर की वो अपने आप भगने लगती है। आपने देखा है? चलो, नहीं देखा कोई बात नहीं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि उसी को गतिशील चुंबक कहा जाता है। यानी आपने क्या किया है, जैसे ही भाई किसी कुंडली के अंदर कोई चुंबक अंदर प्रवेश कराया, तो जो मीटर की, जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है, तो ये अपने आप क्या होगी, विक्षेपित होने लगे, अपने आप चलने लगेगी, इधर उधर हिलने लगेगी। तो इसी को क्या कहा जाता है कि गतिशील चुंबक है। भाई चुंबक की जैसे हमने गति कराई तो ये क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर अपने आप जो सुई है तो भागने लगती है। इसी को क्या कहा जाता है, गतिशील चुंबक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, गतिशील चुंबक कहा जाता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रख दिया जाता है तो कोई विक्षेपित नहीं होता। भाई जब उसके निकट हम रख देंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। जब उसको अंदर गतिमान करेंगे, उसको अंदर ले जाएंगे, तब जाके प्रभाव होता है। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत नहीं। यानी परंतु पहले के विपरीत। भाई जैसे देखो, आपने जैसे कोई कॉइल है, जैसे कुंडली है, या इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने चुंबक को, ऐसे कोई चुंबक है, इसको यदि आपने प्रवेश कराया, जैसे प्रवेश करा के यहाँ नजदीक आप रख देंगे तो उसमें रखने पर कोई विक्षेपण नहीं होगा। जब उसको अंदर ले जाए, गतिमान रहेगा, तब विक्षेपित होगा। जब उसके पास यानी निकट रख देंगे तो उसमें कोई विक्षेपित नहीं होगा। फिर जब उसको ले जाएंगे तो जितना विक्षेपित पहले लाने में हुआ है उतना ही विक्षेपण होगा, ये बताया गया। चलिए आगे देखो, यहाँ पे दिखाई दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। और ये ध्यान देना कि गैल्वेनोमीटर क्या, भाई कई प्रकार के होते हैं। आपने अमीटर पढ़ा होगा, आपने वोल्ट मीटर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? आपने वोल्ट मीटर पढ़ा होगा, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आपने एक गैल्वेनोमीटर पढ़ा। क्या पढ़ा? गैल्वेनोमीटर पढ़ा है। अब ये 3 मीटर होते हैं। जो अमीटर होता है तो क्या मापता है? अमीटर बच्चे धारा को मापता है। जो कि वोल्ट मीटर क्या होता है? विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। और जो क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है, तो आपने देखा होगा डीसी करंट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? डीसी करंट को मापता है। डीसी करंट आप जानते होंगे काहे में होता है? जनरेटर में होता है, जनित्र में होता है, जो इसके बाद टॉपिक आने वाला है। चलो आपने इतना जान लिया, अब आगे जानते हैं। चलिए देखो, गैल्वेनोमीटर आ ही गया पूरा। भाई गैल्वेनोमीटर के बारे में पूरा जान ही लेते हैं कि क्या करता है। देखो गैल्वेनोमीटर देखने में कैसे होता है। एक तो ये है जो डीसी को मापता है, डीसी लिखा है, डीसी को मापता है। गैल्वेनोमीटर के जो बीच का पार्ट होता है, तो इसमें देखो ये नाल चुंबक लगा होता है, मैग्नेट जिसे कहा जाता है। इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें स्प्रिंग लगी होती है और एक प्लेट होती है, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल दिया जाता है, यानी ऋण टर्मिनल होता है और धन टर्मिनल, क्योंकि भाई करंट फ्लो करना है ना। चलो, जो इसमें देखो एक कौन सा है, टर्मिनल एक और एक टर्मिनल ये है। इसी प्रकार इसके अंदर की पार्ट करें तो ये एक सुई होती है और ये एक मीटर लगा हुआ नापने वाला, ठीक है। इसमें कुछ संकेतित कुछ वर्ड ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है। चलो, इसके अंदर जो है नाल चुंबक है और इसको एक यही विक्षेपण होता है। जब ये कुंडली लगी होती है तो यही क्या होती है, इधर उधर घूमने लगती है। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र या कोई करंट फ्लो किया जाता है, जैसे इस टर्मिनल से कोई करंट फ्लो किया गया तो इसमें विक्षेपण होने लगता है। एक आयस्क गैल्वेनोमीटर एक आयस्क है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थित संसूचित यानी नापता है, धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। चलो अगला आ गया कि भाई क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या आ गया?
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ये जो सब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दाएं हाथ का नियम हो चाहे बाएं हाथ का नियम हो, इनको सभी को याद रखना है। चलो अब इसमें देखो जान लेते हैं कि दाएं हाथ का नियम होता है, बाएं हाथ का नियम क्या होता है। चित्र में आपको ये जो है क्या बना लेना है, आपको दायां हाथ बना लेना है। यहां पर भी आपको दायां हाथ दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते इसके बारे में कि फ्लेमिंग के आपने देखो लिखा क्या है, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तो इसे दाएं हाथ का नियम है। चलो हम अपने अनुसार बताते हैं। देखो अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाइए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों यानी मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा तीनों आपस में लंबवत हों। और जो मध्यमा जो बीच वाली उंगली तो विद्युत धारा की दिशा, जो तर्जनी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो अंगूठा है तो अंगूठा गति की दिशा। अंगूठा क्या है, गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उसे दाएं हाथ का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। चलो इतना आपने पढ़ लिया, लिख लिया होगा। और आपको क्या करना है, डायग्राम चित्र बना लेना है, हाथ को बना लेना है, चाहे इस प्रकार इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। अब इसके बाद बात आती है यह नियम जनित्र, यानी जनित्र आप जनरेटर जानते होंगे, जिसे शादी विवाह में धक 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 करके चलाया जाता है। अभी इसमें आएगा तो दिखाएंगे क्या होता है। तो जनरेटर आप जानते होंगे, तो ये उसी का कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए काम आता है, ठीक है। चलो अब अगला क्या है, देखो भाई जनरेटर ही काम आ गया है, तो ध्यान दीजिए। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जनरेटर के बारे में कल जो अगला हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी पार्ट नंबर पहला हो गया है, पार्ट नंबर दूसरा है। अब इसके बाद जो आएगा पार्ट नंबर तीसरा आएगा, तो उसके बारे में यही से टॉपिक से स्टार्ट करना है कि जनरेटर विद्युत जनित्र क्या होता है, इसका पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे और इसका कार्य विधि पढ़ेंगे। जो टोटल इसमें होगा वो सब चीज जानेंगे। जनरेटर आपको दिखा दिया गया है, क्या जनरेटर ही है, एक प्रकार की मोटर ही है, ठीक है। आगे जनरेटर भी आएगा, देखो सारा जनरेटर का ही पार्ट दिया गया है। ये देखो एसी डीसी क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, सारा बताया गया है ना आपको। तो चलो इसमें कोई दिक्कत, बल्ब के भी बारे में पढ़ना है, तो अभी टॉपिक हमारा काफी है, इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और कल जो हमें क्या पढ़ना होगा, विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखना ना भूलिए। और यदि वीडियो में आप अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हम लोग क्या है अच्छा काम थोड़ा सा कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।